बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार ये अशोक की बहुत बड़ी भूल थी। इवन अशोक खुद मानता है कि ये उसकी बहुत बड़ी क्या थी, भूल थी। उसने कलिंग पर आक्रमण किया, और उसको कलिंग पर आक्रमण करने से मना भी करते हैं उसके मंत्री वगैरह, क्यों कलिंग उनके सबके पास में था। यहां पर एक छोटा सा राज्य है और उसका नाम क्या है, मतलब कलिंग है। तब ये जो पूरे मैप में देखता है अशोक, अशोक का साम्राज्य यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर उसका साम्राज्य यहां तक है, लेकिन इनके पास में कलिंग नहीं है। इस बात पर अशोक योजना बनाता है कलिंग को जीतने की, और वो अपना एक डेलीगेशन भेजता है, और वो डेलीगेशन जाता है कलिंग। और खारवेल एक कलिंग का राजा हुआ है बहुत बाद में। बहुत बाद में क्या है, तो कोई 150-200 सालों बाद में हुआ था इनके। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार यहाँ का राजा कौन था, नंदराज था। तो वो यहाँ पर एक डेलीगेशन भेजता है, और वो नंदराज को डराने धमकाने का प्रयास करता है डेलीगेशन, और कहता है अशोक के पास में बड़ी सेना है, विशाल सेना है, और तो क्यों यहाँ पर छोटा सा राज्य लेकर बैठा है, इसलिए हाथों हाथ इस राज्य को सरेंडर कर दे दे। लेकिन नंदराज नहीं मानता है, और वो नंदराज कहता है कि नहीं दूंगा मैं राज्य वापस। अशोक को बोलना जो अशोक के मन में आए वो कर ले अशोक। तब इस बात पर डेलीगेशन कहता है चल ठीक है, युद्ध के लिए तैयारियां कर। तब नंदराज कहता है ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आ जाओ तुम लोग। इस बात पर डेलीगेशन जाता है, अशोक से कहता है, अशोक कहता है उसकी इतनी हिम्मत, इसके ऊपर अपन अटैक करेंगे। तब इसका अशोक का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसका सलाहकार हुआ करता था, और उसका मंत्री था, उसका नाम था राधन गुप्त। राधन गुप्त कहता है कि सर एक बार सोच लो। अशोक कहता है इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। उसने कहा सर फिर भी सोच लो, आपके दादाजी और आपके पिताजी ने यहां तक आक्रमण किए हैं, आपके दादाजी ने यहां तक आक्रमण किए हैं, पर ये कलिंग इतना पास में था, कभी कभी भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। कोई तो कारण रहा होगा। अशोक ने का कारण क्या रहा होगा, उनको दिमाग में नहीं आया होगा, उनको कभी ऐसा लगा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं सर, कलिंग एक राज्य नहीं है, कलिंग एक विचारधारा है, और ये बहुत ही डेडली लोग है सर, इसलिए इनसे नहीं उलझें तो ये अच्छा रहेगा। तब अशोक कहता है तू यूं ही डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता करते हैं उनके पास में कितने एक सैनिक है। जब पता किया तब पता लगा इनके पास 15 से 20 हजार सैनिक है। ये ज्यादा ज्यादा अरेंज कर लेंगे, 25,000 सैनिक अरेंज कर लेंगे। इन्होंने कहा अपने पास 7 लाख सैनिक है, अपन क्यों डरे इनसे, अपन अटैक करने वाले हैं, अटैक करके इसका विलय करने वाले हैं, ठीक है, जो अपने मगध साम्राज्य के अंदर। तब राधन गुप्त कहता सर मेरे हिसाब से एक बार दोबारा सोच लो। तो वो कहता तो ठीक है सोचा हुआ है, अपन लोग जा रहे हैं बस। और ये अपने सेनापतियों को बुलाता है और कहता आर्मी प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर अशोक भी कुछ वैसी गलतियां करेगा जैसे उससे पहले किसने करी थी, अलेक्जेंडर ने करी थी। ये भी कहता है छोटी मोटी लड़ाई है, और वो इधर कहता है चलो अपने यहाँ पे जा रहे हैं है ना लड़ने के लिए। इधर नंदराज को पता है कि युद्ध करना मतलब सुसाइड अटेम्प्ट है, इसलिए है ना नंदराज घर पे शाही दावत रखता है, एक शानदार खाना रखता है सबके लिए। सारे मंत्री सेनापति सब आते हैं, और नंदराज सबको खाना वाना खिलाता है, सब कुछ ही करता है। उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करते करते एकदम से नंदराज अपना एफएम मोड चेंज कर देता है, और वो नंदराज कहता है तुम लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, सब ने आज तक बहुत ही अच्छे से इस राज्य की सेवाएं करी है, और वाकई में इसके लिए धन्यवाद सब बहुत ज्यादा छोटा है। ये राज्य तुम लोगों की सर्विस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, पर अब इस राज्य को तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तब सारे मंत्री सेनापति खोलते हैं और कहते हैं कि सर ये एकदम से हो क्या गया, अच्छी अच्छी बातें करते करते। उन्होंने कहा मैंने कहा ना, इस राज्य को अब तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तुमने अब तक जो भी सेवाएं करी बहुत अच्छे से करी है, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। तब उसका सेनापति कहता है सर एक तरफ अशोक का आक्रमण होने वाला है, और एंड टाइम पर आप कह रहे हो हम लोग सारे फ्री है। तब उसने कहा हाँ। तो कहा क्यों, अब आप एंड टाइम पर मंत्री भी नए नए रिक्रूट करोगे, सेनापति भी नए नए रिक्रूट करोगे। तब उसने कहा किसी को रिक्रूट नहीं करूंगा, अशोक की चेतावनी है युद्ध के लिए, और मैं युद्ध की चेतावनी स्वीकार करता हूं, पर मैं तुम लोगों को सबको मेरी वजह से युद्ध में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, क्योंकि ये युद्ध नहीं है, ये मास सुसाइड है। जो भी इस युद्ध में जाएगा वो 100% क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। अपन बोले कितनी भी वीरता से लड़ लो, लेकिन जीत नहीं सकते, क्योंकि जीत की संभावनाएं नहीं है। अपने पास सैनिक है 15-20 हजार, उनके पास सैनिक है लाखों में। लेकिन फिर भी मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और मैं मेरी जिद की वजह से तुम लोगों को सबको मतलब वहां पर लेकर भी नहीं जाऊंगा कि तुम लोग सारे वहां जाओ और मरो। तब उसके मंत्री वगैरह कहते हैं तो सर आप करोगे क्या। उसने कहा मैं जाऊंगा, मुझे पता है अशोक मेरे रुकने से रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी बॉर्डर पर उसको रोकने का प्रयास करूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा। और हाँ तुम लोगों सबसे रिक्वेस्ट है उसके साथ कॉपरेट करो अच्छे से,
कॉपरेट करोगे, वो तुम्हें अच्छे अच्छे पद देगा और तुम लोगों की पोजीशन एज इट इज बनी हुई रहेगी। थोड़े बहुत डाउनफॉल वगैरह आएंगे तो वो एक अलग बात है। तब इस बात पर मंत्री कहते हैं सर ये कोई बात थोड़ी हुई है। यदि आप में सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी नाम की चीज है तो हम में भी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी नाम की क्या है, चीज है। तो वो कहता है क्यों तुम लोग मरने के पे उतावले हो रहे हो? तब उसके लोग कहते हैं आप भी तो मरने के लिए उतावले हो रहे हो, इसलिए हम भी मर लेंगे। तो फिर उन लोगों ने कहा चलो ठीक है हम भी चलेंगे। तो फिर मतलब एकदम से नंदराज कहता है पर ये ऑर्डर सैनिकों पर लागू नहीं होंगे, सैनिकों से जाकर कहो चुपचाप अपने अपने घर जाए। तब इस बात पर सेनापति जाते हैं, सैनिकों से वही वाली बात करते हैं जो बात नंदराज ने किसको करी थी, सेनापतियों से करी थी। सेम ऑफर दिया गया कि सुसाइड अटेम्प्ट है, आना चाहे तो आ सकता है, बाकी आने की आवश्यकता नहीं है, राज्य की अवहेलना नहीं मानी जाएगी, तुम लोग आज के बाद में फ्री हो, अशोक यहां पर आएगा, अशोक का शासन होगा, उसके साथ कॉपरेट करना, तुम लोगों को नौकरियां दोबारा मिल जाएगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो वो सेनापति जाते हैं, सैनिकों से सेम बात करते हैं। तब मतलब सैनिक कहते हैं सर जब हमारा राजा मर रहा है, सेनापति मर रहा है, तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। तो फिर उसके बाद में एकदम से यहाँ पर पूरे कलिंग के अंदर, जिसको अपन वर्तमान में कहते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर एक प्रकार का सुनामी या लहर आ गई, किसकी, देशभक्ति की। जैसे ही किसानों को, व्यापारियों को, आम आदमी को जैसे ही पता लगा कि अशोक मौर्य हमारे राजा को केवल इसलिए धमका रहा है क्योंकि हमारी आर्मी क्या है, छोटी है, इसलिए उसकी इतनी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है, तो सारे किसानों ने, व्यापारियों ने, अन्य लोग थे, उन्होंने सारे अपने काम छोड़ दिए, जो भी हाथ में आया, लकड़ी बाटा जो भी लेके पहुंच गए। तो कहते हैं पूरा कलिंग मतलब एकदम से भर गया था। जब महिलाओं को इसके बारे में पता लगा तब कहा अच्छा अशोक हमें डराएगा और धमकाएगा, हम भी जाएंगे। तो फिर वो भी आ गई। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आ गए थे। कहते हैं ये युद्ध अभी तक विश्व के हुए सबसे भीषण युद्धों में से एक ही था, जिसमें एक तरफ एक वेल ट्रेन्ड आर्मी थी और एक तरफ केवल कुछ लोग नहीं थे, लोग तो लाखों में थे, लेकिन वो केवल इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो भावुक हो रखे थे, इमोशनल हो रखे थे। उनके अंदर भावुकता इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि अच्छा हमें ये डराएगा धमकाएगा क्योंकि हमारी सेना कमजोर है। तो वो कहते हैं जब ये यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लोग इकट्ठे होने लगे, कलिंग युद्ध में केवल वही लोग नहीं आए जो चल नहीं सकते थे या फिर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 5 6 7 साल के बच्चे, वरना कहते 10 10 साल के, 12 12 साल के लड़के लड़कियां, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इधर अशोक बहुत ही लापरवाही से आता है यहाँ पर बॉर्डर पर, और वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई 3.5 4 लाख लोग इकट्ठे हो रखे थे, एक अथाह समुन्द्र था। तो वो अशोक उनको देखता है, अशोक देखते हैं कब बक्का हो जाता है, अपने है ना, अब मतलब अपने जासूसों की तरफ देखता है। तब जासूस कहते हैं सर सैनिक तो इतने ही है 15 20 हजार, ये तो पब्लिक है। तब अशोक एकदम से राधन गुप्त की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। तब राधन गुप्त कहता है सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कलिंग एक राज्य नहीं है, कलिंग एक विचारधारा है, और ये देख लो विचारधारा हमारे सामने खड़ी है। अब अशोक की हालत खराब हो जाती है। अब अशोक अपने घुड़सवारों को भगाता है और कहता है देख क्या हो कितने लोग हैं ये। तो घुड़सवार हर डायरेक्शन में जाते हैं, थोड़ी देर बाद में वापस आते हैं और कहता साहब अपन मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा लोग हैं ये। और वो इतने जोश में आए हुए थे, वो यूं डबे नहीं डब रहे थे, वो लोग युद्ध के लिए उतावले हो रहे थे भयंकर। अशोक वो देखता है, अशोक कहता है वाकई में लोग ऐसे मतलब बिल्कुल पागल है क्या? उन्होंने कहा है सर। अशोक पहली बार नंदराज को धमकाता है, लेकिन सेकंड टाइम अपना डेलीगेशन वापस मतलब भेजेगा, बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन नंदराज नहीं मानेगा। उसका डेलीगेशन वापस आ जाता है खाली हाथ। फिर अशोक वापस अपने खास मंत्रियों को उनको कहता है जाके उसको कहो बापू तेरे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, सरेंडर कर दे प्लीज, सरेंडर कर, तुझसे हम कुछ नहीं लेंगे, तुझे तेरा राज्य वापस दे देंगे 10 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन एक बार सरेंडर कर दे। लेकिन नंदराज कहता है नहीं करूंगा सरेंडर। इधर अशोक की हालतें इसलिए खराब हो गई, अशोक के जितने भी बड़े बड़े सेनापति थे या और भी सेनापति थे वो आ गए अशोक के पास में और कहा सॉरी सर पर हम ये युद्ध नहीं कर सकते। अशोक कहता है तुम लोगों को क्या हो गया? उन्होंने कहा सर किससे युद्ध करें, हम लोग वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स है और ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं। और वो तो आज भी होता है कि एक कोई ढंग का आदमी होता है तो वो कोई 4 साल के बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा सर हम इनसे क्या युद्ध करेंगे? तब अशोक कहता है अरे पर युद्ध तो करना पड़ेगा ना, अब वापस भी नहीं जा सकते। अब अशोक का बेचारे का दुर्भाग्य इतना बुरा है कि यहां से यदि वापस चला जाए तो अपन यहाँ पर हिस्ट्री में लिखें अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन कलिंग के लोगों को या फिर कलिंग की सेना को देखकर डर गया और इसलिए युद्ध के मैदान से क्या हो गया, वो भाग गया। पर अब लड़े तो लड़े किससे? अशोक खुद ही खड़ा है। अशोक 2 3 बार डेलीगेशन भेज चुका है, नंदराज मान नहीं रहा है। इधर अशोक के सेनापति भी आके कह रहे हैं सर इन बच्चों से तो क्या ही लड़ेंगे अपन, बच्चे बूढ़े महिलाएं वो है सारे के सारे। इधर अशोक की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। अशोक जैसे जैसे खड़ा है वो सामने वाले टाबर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं।
वो हाथ में भाटे उछालते उछालते अशोक को गया, आजा आजा, हिम्मत है तो देख क्या रहा है, माथा फोड़ देंगे तेरा यहीं पे। अशोक ने कहा ले कहां उलझ गए यार, ये मतलब सही कहा था किसी ने पहले कि नहीं जाना चाहिए था, अब आ गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर अशोक अपने सेनापतियों से कन्विंस करता है और कहता है देखो बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को मत मारो, लेकिन जो सोल्जर्स है उनको मारो। इन लोगों ने खून खराबा कभी देखा हुआ नहीं है, पहली बार खून खराबा देखेंगे। कोई 500, 1000, 2000 लोग मरेंगे, बाकी वाले लोग ऑटोमेटिक युद्ध के मैदान से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जनरली होता भी वैसे ही है, जब कभी दंगे वंगे होते हैं तो दंगे वंगे में पुलिस जब फायरिंग करती है तो 2-3 लोग ही मरते हैं, बाकी वाले तो वो डेड बॉडी देखते ही बाकी वाले सारे क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। युद्धों में भी ऐसा ही होता था पहले। युद्धों में ऐसा नहीं है कि 40,000 सैनिक इधर से 40,000 सैनिक इधर से आए हैं तो जब तक पूरे 40,000 मर नहीं रहे हैं तब तक युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। मरने वालों का रेशियो इतना ही होता था, 200, 300, 500। इसलिए इसलिए अशोक ने कहा कि अपन थोड़े से बहुत लोग मरेंगे तो बाकी वाले सारे डर के भाग जाएंगे। तो फिर क्या, चलो ठीक है सर। और वो जैसे युद्ध आरंभ हुआ तब इनका अनुमान था कि 1000, 2000, 5000 लोग मरेंगे, पर नहीं, 1 लाख के आसपास लोग मर गए। 1.5 लाख लोगों के लगभग हाथ पैर कट गए, घायल अवस्था में पड़े थे। बाकी वालों को अशोक के सैनिक अब मार नहीं रहे थे और उनको धक्के दे दे के गिरा गिरा के गांठें बांध रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज डब जाओ रे यार, अब तो तुम लोग युद्ध हार चुके हो, अब अपनी हार मान लो। लेकिन वो अंतिम समय तक हार नहीं मानते। तो कहते भीषण रक्तपात हुआ। उस रक्तपात के बाद में अशोक के कई सारे सेनापति जो वो है ना डिप्रेशन में चले गए। अशोक स्वयं ही चला गया, अशोक का शरीर कांपने लग गया था। अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा कि मैं आज के बाद में जीवन में कभी तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जीवन में कभी युद्ध की बात नहीं करूंगा, आज के बाद में मैं जीवन में बात करूंगा तो केवल और केवल धर्म की, धर्म के अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। और वो अशोक यहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर दमन नीति का प्रभाव इसलिए ज्यादा आ गया था कि अशोक के पास में रोज खबरें आ रही थी कि अशोक के एक सेनापति ने आत्महत्या कर ली, अशोक के 10 सेनापतियों ने आत्महत्या कर ली। अशोक अपने सैनिकों से मिलता है, कहते हो क्या क्या है तुम्हारे। तब वो लोग कहते हैं सर आपने हमें पापी बनवा दिया, हम वॉरियर है, हमारा काम है लड़ना, दुश्मनों को मारना, पर हमारा काम महिलाओं को और बच्चों को मारना नहीं था। पर कलिंग युद्ध में आपके आदेश पर हमने किन किन को मारा है, महिलाओं को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है। हम इस गिल्ट में जी नहीं पा रहे हैं। घर जाते हैं तो अपने खुद के टाबर को देखते हैं तब यूं लगता है कि यार मैंने जिसको मारा था कलिंग युद्ध में वो लगभग इसी की उम्र का था, इससे ही कोई 1-2 साल कम ज्यादा था। और वो इतने भावुक हो गए थे सैनिक के, अशोक को और ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। अशोक अपने सैनिकों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूं ना, आज के बाद में युद्ध नहीं करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, सारी बातें होती कोशिश वैसे ही जो जो अपन सुलटा दिया करेंगे। तो अशोक के बहुत सारे जो है वो सैनिक थे वो बहुत भिक्षु बन गए थे। कईयों ने आत्महत्याएं कर ली और बहुत सारे क्या बन गए थे, बहुत भिक्षु, सब कुछ त्याग दिया था। अशोक ने अपनी सेना आधी कर दी, आधे लोग सारे चले गए थे और अशोक का खुद का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध सबसे भीषण युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है।